अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk एंड जुमा मुबारक। आप लोग एमडी कैट बायोलॉजी का लेक्चर ज्वाइन कर चुके हैं, बल्कि थोड़े से बच्चों ने भी ज्वाइन किए, बाकी अभी लंच वगैरह कर रहे हैं, सो उनको आने दें। इंशाल्लाह आज हम आगे चलेंगे। जो बच्चे सलाम कर रहे हैं तमाम को वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे और जुम्मा वगैरह पढ़ के आ चुके होंगे, खाना शाना खा के आ चुके होंगे। जो लोग आ रहे हैं, नहीं तो साथ साथ खाते रहे हैं। यस, सर टेस्ट की डिस्कशन भी कर दें। जी वही करनी है इंशाल्लाह, फिर उसके बाद आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो कल का टेस्ट कैसा रहा बच्चों? किसके कितने कितने मार्क्स आए हैं? जल्दी से शेयर करें। कल का टेस्ट कैसा रहा? किसके कितने कितने मार्क्स आए हैं? अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम सर जी। और सुनाएं सर, अहमद नया लेक्चर क्यों नहीं लिया? पता नहीं बेटे, ही नोज वेल। सर डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, यू आर माई गुड स्टूडेंट। इसका मतलब 21/25। कल 21 MCQs, 25 थे बेटे, 30 थे, 30 MCQs थे, 25 नहीं थे बेटे, 30 थे। गुड। 27, 23, ठीक है, 30, 30, 23, 23 नहीं 23। आई थिंक मेरे भी 23। सर आज का टेस्ट का सिलेबस भी बता दें तो मैं पहले सिलेबस लिख देता हूँ। आज का टेस्ट का सिलेबस है इम्यूनिटी प्लस लिम्फेटिक सिस्टम, ये सिलेबस है। ठीक है, बस बच्चों ये सिलेबस है। ठीक है, इम्यूनिटी प्लस चलें जी बेटे, ये सिलेबस नोट कर लें। नोट कर लिया सब ने तो ओके का मैसेज कर दें। ठीक है जी सर, गलत टाइप हो गया था, 27/30। अच्छा जी, ठीक है बेटे, मैनेजर साहब ने बताया। अच्छा जी, मैनेजर साहब ने बताया। जी वैक्सीनेशन भी शामिल है इम्यूनिटी के अंदर। ठीक है, वैक्सीनेशन शामिल है। यस, वैक्सीनेशन इंक्लूड। लिम्फेटिक सिस्टम तो हो गया कल बेटे, दोबारा हो जाएगा। ठीक है, यस वैक्सीनेशन इंक्लूड है। लिम्फेटिक सिस्टम दोबारा। जी मेरा टेस्ट मेरी मर्जी। ठीक है, और किसी को एतराज़ है मेरे सामने निम को खुलने पे तो मुझे बता सकता है। ठीक है, हाँ जी, ये निम्को मेरे सामने खुली है, सो मैंने कहा सोचा खा लें। सर एक बात पूछूं? जी पूछें बेटे। एंट्रस ऑफ वीक पैथोजन इज इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन बेटे, वैक्सीनेशन। ठीक है, हाँ जी, और कोई क्वेश्चन करना चाहता बच्चे जल्दी से कर लें ताकि उसका मैं जवाब दे दूं। क्या क्वेश्चन है बेटे? लिम्फेटिक सिस्टम की जगह होम्योस्टेसिस कर लें। नहीं बेटे, होम्योस्टेसिस नहीं करना अभी, हम लोग पहले ही बहुत आगे हैं और हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है। ठीक है सर, अहमद को क्या हुआ बेटे? मुझे नहीं पता, मुझे किसी ने नहीं बताया।
इसलिए मैं हमें गलत बयान नहीं कर सकता, ठीक है। दुआ करें वो ठीक हो, अगर कहीं मसरूफ़ थे तो वो उम्मीद है फ्री हो गए होंगे। वैक्सीनेशन भी इंक्लूड है, यस वैक्सीनेशन भी इंक्लूड है। सर मैंने इस साल इम्प्रूव करना है, मुझे समझ नहीं आ रहा हमारा क्या डिसाइड हुआ, क्या किस चीज़ के बारे में क्या डिसाइड हुआ। लिम्फेटिक दोबारा करना है जी, दोबारा करना है। मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट कहाँ होती है? टी लिम्फोसाइट की थाइमस में होती है, ठीक है। सर कल के टेस्ट में कंफ्यूजिंग जी, कंफ्यूजन सारी दूर करते मैं अभी डिस्कशन करने लगा हूँ। देयर इज़ नो इलास्टिक फाइबर्स इन कैपिलरीज, वो बारीक बहुत होती हैं, वहाँ जगह ही नहीं होती, ठीक है। टेस्ट टाइमिंग वही है जो कल थी। चलें बच्चों आप क्वेश्चन करना बंद कर दें, अब ये टाइम मैं दोबारा दूंगा आपको। सब्जेक्ट इम्प्रूव करना, ठीक है बेटे, आप साथ साथ टेस्ट की तैयारी करें, इंशाल्लाह हो जाएगा इम्प्रूव, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इम्प्रूव हो जाएगा। आप टेस्टों की तैयारी अच्छी तरह करें। इट इज़ क्लोज एट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, इट इज़ क्लोज ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। बेटा जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है, यहाँ पे आपको पता है दो आर्टरिया होते हैं, नीचे जो है ना वो वेंट्रिकल्स होते हैं। जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है बच्चों तो क्या होता है, इनकी कॉन्ट्रैक्शन से ये वाले जो वॉल्व्स होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल, ये क्लोज हो जाते हैं ताकि ब्लड वापस ऊपर ना जा सके, सेमी ल्यूनर वॉल्व्स के ज़रिए एंटर हो। सो दीज आर आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स। आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वॉल आर्टरी और आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में है। सो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल बंद होता है, ठीक है। तो पहले का आंसर है ए वी, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल बंद हो जाता है। उसके बाद जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इसके बाद फिर सेमीलूनर वॉल बंद होते हैं, जो पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा की बेस पे होते हैं। उनके बंद होने पे सेकंड साउंड पैदा होती है, ये पहले बंद होते हैं, ठीक है। लें जी, उसके बाद पहला दूसरा एमसीक्यू आता है, लब साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द। एक बात तो कन्फर्म है कि साउंड तब पैदा होती है जब वॉल बंद होता है, कोई दरवाज़ा बंद होता है, कोई खिड़की बंद होती है, उस टाइम एकदम बंद करने से आवाज़ पैदा होती है। सो इसलिए क्लोजिंग के दो ही एमसीक्यूज़ हैं, पहले दो तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। सो दो एमसीक्यूज़ कौन से बचेंगे, सी और डी, दो ऑप्शन बचेंगे। सो लब साउंड चूंकि पहले आती है तो मैंने पहले बताया, पहले आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल बंद होने से लब आवाज़ आती है। उसके बाद सेमी ल्यूनर जो वॉल्स होते हैं, जो एओर्टिक वॉल है और पल्मोनिक वॉल है, ठीक है, वो बंद होने से डब आवाज़ आती है। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल, क्या क्वेश्चन है, कॉल्ड आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर, यस ये आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर होते हैं, ठीक है, बिटवीन आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल, आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल, दोनों आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में है। सो अच्छा जी, सेकंड का आंसर क्या बना, चार्ली। सारे लोग आंसर्स को कमेंट करेंगे और रिफ्रेश करेंगे इस चैप्टर को दोबारा से। दूसरे का आंसर क्या है जी, ए वी, ए वी, क्लोजिंग ऑफ ए वी वॉल, क्लोजिंग ऑफ आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। लें जी, उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट होता है एमसीक्यू, कार्डियक साइकिल इज इनिशिएटेड, कार्डियक साइकिल इनिशिएट होता है बाय द पेस मेकर। बच्चों इससे कई बातें क्लियर हुई। एक तो ये पता चला कि कार्डियक साइकिल पेस मेकर से शुरू होगा, पेस मेकर से शुरू होगा, ठीक है। बच्चों ऑप्शंस मैसेज ना करें, उसकी स्टेटमेंट मैसेज करें, मसलन सी डी ए ना लिखें, उसका आंसर लिखें, क्लोजिंग ऑफ ए वी वॉल, इस तरह आप लोगों ने कमेंट करना है, ए बी सी ना कमेंट करें, ठीक है। सो आर्ट्रियम के इस साइड पर एस ए नोड होता है,
यहाँ पे सबसे पहले सिग्नल आते हैं कॉन्ट्रैक्शन के और ये सिग्नल आगे ट्रैवल करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एस ए नोड, एस ए नोड। उसके बाद आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में जो नोड होता है इट इज कॉल्ड ए वी नोड। ये नोड नीचे वाले दोनों पोर्शंस में इंपल्सिस को ट्रांसमिट करता है। लेकिन पेस मेकर कौन है? ऐसे नोड। कार्डियक साइकिल शुरू किससे होती है? ऐसे नोड से। पहली इंपल्स कहाँ से आती है? ऐसे नोड से। दिल की धड़कन शुरू किससे होती है? ऐसे नोड से। ठीक है, तो ऐसे नोड को कई सिनेरियोस में पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाइज ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी? तो आप सबको पता है जी, जहां से एओर्टा निकलती है, सबको पता है एओर्टा यहाँ से निकलती है ऐसे, ठीक है। ये जहां से एओर्टा निकलती है, एओर्टा, ये जहां से एओर्टा निकलती है स्टूडेंट्स, ये आप सबको पता है एओर्टा कहाँ से निकलती है। एओर्टा निकलती है, ठीक है, दिस वन इज एओर्टा। और जहाँ से एओर्टा निकलती है फिर वही जो है ना आपका पोर्शन है जो पूरे बॉडी को हार्ट सप्लाई करता है। सो ये एओर्टा बल खा के फिर नीचे से भी निकलती है। सो दिस पोर्शन इज लेफ्ट वेंट्रिकल। अब बाकियों का फंक्शन भी देख लें, बाकी क्या करते हैं। मैंने वैसे बाकी का नहीं बनाया, ठीक है, सो आप बना सकते हैं, ठीक है, दोबारा से, ठीक है, ये हार्ट दोबारा से बना दिया। सो लेफ्ट वेंट्रिकल इज इन्वॉल्व्ड इन द सप्लाई ऑफ ब्लड टू द होल बॉडी। कि किसी को याद है कि ये 3 ब्रांचेस एओर्टा से जो निकलती हैं ये कहाँ जाती हैं? हाँ जी, हु विल टेल मी कि ये 3 ब्रांचेस ब्लड को कहाँ लेके जाती है? मुझे पता है, सिर्फ जीनियस बच्चे बताएंगे, मेरे जैसे जो जीनियस बच्चे हैं जिनका दिमाग ज़्यादा काम करता है वो बताएंगे कि ये वाले 3 जो ब्रांचेस निकल रही हैं ये ब्लड को कहाँ कहाँ लेके जाएंगी। जो बताएगा शाबाशी मिलेगी उसको, ठीक है। हाँ जी बच्चों, कहाँ कहाँ पहुँचाती हैं ये ब्लड? ओ, इतने ज़्यादा बच्चे लाइक हैं, वाह शाबाश। हेड, आर्म्स एंड शोल्डर, वेरी गुड। हेड, आर्म्स एंड शोल्डर, हेड, आर्म्स एंड शोल्डर। लें जी बच्चों, अगला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग, बल्कि इसके अगले एमसीक्यू को करने से पहले मैं आपको बता दूं, राइट आर्टरियम हमेशा ब्लड रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड। इट ऑलवेज रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। उसके बाद राइट आर्टरियम ब्लड रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड फ्रॉम राइट आर्टरियम। ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। लेफ्ट आर्टरियम रिसीव ब्लड ऑक्सीजनेटेड फ्रॉम लंग्स, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि लेफ्ट आर्टरियम से ऊपर से नीचे आता है। अब आपसे एक क्वेश्चन है, दिल की कौन सी साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और किस साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है? हाँ जी बताओ ज़रा जल्दी से। ये बड़ा मशहूर एमसीक्यू है, एंट्री टेस्ट में भी आया हुआ है मेरे ख्याल से, कि दिल की 2 साइडें होंगी ना, तो दिल की कौन सी साइड पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और किस साइड पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा? शाबाश। लें जी नेक्स्ट एमसीक्यू जी हमारा, इसका आंसर देख लें। राइट साइड पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और लेफ्ट साइड पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपको पता है अगर ये मिक्स हो जाए तो क्या होता है? अगर ये दोनों आर्टरियम के दरमियान जो सुराख है वो बंद ना हो, डक्टस आर्टरियोसस वगैरह, तो बिलुबेबीज पैदा होते हैं। ये भी मैंने सोचा आज बता ही दूं आपको। जब ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होता है, इनके दरमियान सुराख आ जाता है, दोनों आर्टरिया के दरमियान सुराख हो गया तो सुराख से ब्लड मिक्स हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं जी दिल में सुराख है। वो सुराख कहाँ होते हैं? 2 आर्टरिया के दरमियान में।
जो दो आर्टरियां हैं उनके दरमियान में जो ओपनिंग होती है वो बंद हो जानी चाहिए। अगर वो बंद नहीं हुई, जैसे इंटर आर्टरियल फोरामेन इसका नाम है, वो बंद नहीं हुई तो बिलू बेबीज हैं। या एक स्ट्रक्चर है डक्टस आर्टरियोसस, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, और अगर वो कंस्ट्रिक्ट नहीं हुआ, नहीं सिकुड़ा, तो वो खुला रह जाएगा, वहां से ब्लड मिक्स हो जाएगा। मार दो मार दो मार दो मार दो मार दो। बेटे आपको नहीं कह रहा, ठीक है, परेशान ना हो, चलता है यार, चलता है। ले बच्चों, नेक्स्ट है which of the following is not a plasma protein, which of the following is not a, तो मेरा ख्याल है अल्ब्यूमिन प्लाज्मा प्रोटीन ही है। क्या करती है अल्ब्यूमिन? ऑस्मोटिक बैलेंस को कायम रखती है, ठीक है। आज ना पेट में दर्द हो रहा है, मुझे कैंपस वालों ने खाना नहीं खिलाया। देखते हैं आप बच्चों में से कौन दावत देगा मुझे, हैं? देखते हैं जी कौन दावत देगा आज मुझे। थैंक यू, मिल गई दावत है। वेरी गुड, सारे बच्चे शेर हैं मेरे, माशाल्लाह, सारे शेर हैं, सारे शेर हैं। वाह क्या बात है, सब मोस्ट वेलकम कर रहे हैं। बाकी चलें मेरे घर भी दीजिएगा बेटे, ठीक है। कबाब पराठा खाना है तो आ जाएं। वाह कमाल है, कमाल कर दिया बच्चों आपने। तो मायोग्लोबिन आंसर है, लेकिन हमें बाकी ऑप्शन देखनी पड़ेंगी कि उनके फंक्शंस क्या हैं। अल्ब्यूमिन का फंक्शन है ऑस्मोटिक बैलेंस कायम करना, और उसके बाद फाइब्रिनोजिन का काम है ब्लड क्लॉटिंग करवाना, और इम्यूनोग्लोबुलिन डिफेंस इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करती हैं, और मायोग्लोबिन ये मसल्स में होती है, प्लाज्मा में नहीं होती। Which of the following artery arrives firstly from the base of aorta? Oh good, सबसे पहले एओर्टा जहां से शुरू होती है, जहां से एओर्टा ये शुरू होती है ना, ये वाली जगह, इधर से ही कोरोनरी आर्टरी निकल आती है, और वो इसी हार्ट के टिश्यूज को, वैसे ये बैक साइड पे बनानी चाहिए लेकिन मैं यहीं पे बना देता हूँ, इसी से ये इस तरह आर्टरी निकलेगी और ये खून को सप्लाई करेगी, ब्लड को सप्लाई करेगी टुवर्ड्स हार्ट। सो कोरोनरी आर्टरी सबसे पहले निकलती है, उसके बाद ये आर्क बनती है, ठीक है। पहले कोरोनरी आर्टरी निकलती है, उसके बाद ये आर्क बनती है, ठीक है। विल द फॉलोइंग एक्ट एज एंटीकोगुलेंट? देखो खून जैसे ही बाहर आता है जम जाता है, ऐसी कौन सी चीज है जो बॉडी के अंदर खून को जमने नहीं देती? तो उसका जवाब है हेपारिन। हेपारिन एंटीकोगुलेंट है, ये हमारी ब्लड वेसल के अंदर खून को जमने नहीं देती। यस, कोगुलेटिंग मीन क्लॉटिंग, वेरी गुड। आया उसके बाद नेक्स्ट है, बल्कि इसी में देखें, इसी में एक दो और ऑप्शंस भी हैं। हिस्टामिन क्या करती है? आपसे ही पूछते हैं बच्चों, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हिस्टामिन? याद होएगा तो आगे चलेंगे ना। हाँ जी, हिस्टामिन का फंक्शन बता दें, शाबाश। इन्फ्लेमेशन पैदा करना, जब बाहर से कोई पैथोजन वगैरह एंटर होते हैं, कोई पोलन वगैरह, कोई ऐसी चीज़ें जिनसे हमें एलर्जी है, एलर्जेंस के रिस्पॉन्स में ये फिर हिस्टामिन रिलीज होती है, ठीक है। विच इज द फॉलोइंग एक्ट डज नॉट कंटेन लिम्फ? इसका आंसर बताएं। स्वेलिंग नहीं, इन्फ्लेमेशन बेटे। स्वेलिंग तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी, लेकिन उसमें एक्चुअल चीज इन्फ्लेमेशन है। हाँ जी, तो लैक्टियल में लिम्फ होता है, बिल्कुल होता है। लिम्फेटिक वेसल में होता है, बिल्कुल होता है। लिम्फ नोड पे भी होता है, और सब क्लेवियन वेन में नहीं होता। चले आपसे सवाल है, सब क्लेवियन वेन में क्या होता है? हाँ जी, सब क्लेवियन वेन में क्या होता है बताएंगे? अगर लिम्फ नहीं होता तो क्या होता है? हाँ जी बताएं जल्दी से। अगर पुलाव नहीं है किसी डब्बे में तो क्या है? तो ऑब्वियसली बिरयानी है। ओहो, अगर लिम्फ नहीं है वेसल में तो क्या है? इस वेन के अंदर ब्लड है।
कौन है? शाबाश, ब्लड। वेन के अंदर ब्लड होता है, वो लिम्फ जो इस वेन में गिरता है आके वो ब्लड ही बन जाता है, सो ब्लड होता है। विच द फॉलोइंग इज ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा? वाटर इनऑर्गेनिक है, साल्ट्स इनऑर्गेनिक है, गैसेस इनऑर्गेनिक है, प्रोटीन्स, यस प्रोटीन आंसर है बिकॉज दे आर ऑर्गेनिक। सो प्लाज्मा के अंदर जो ऑर्गेनिक चीजें हैं उनमें इंपॉर्टेंट चीज प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स हैं। कितना परसेंट है प्रोटीन बनाती हैं? सबको पता है प्रोटीन ब्लड का, ब्लड के प्लाज्मा का 7 से 9% बनाती हैं। उसके बाद प्लाज्मा माइनस कोगुलेटिंग प्रोटीन, ये बड़ी प्यारी चीज है, प्लाज्मा माइनस कोगुलेटिंग प्रोटीन। अगर हम प्लाज्मा में से कोगुलेंट्स निकाल दें जो खून को जमाते हैं, यानी हम बाहर निकाल दें ब्लड को, प्लाज्मा निकालें, उसमें से कोगुलेट करने वाले, जमाने वाले, क्लॉटिंग चीज़ें निकाल दें, तो क्या बचेगा पता है आपको? सीरम, सीरम बच जाता है। सो सीरम होता वैसे वही है, लेकिन उसके अंदर से कोगुलेटिंग प्रोटीन निकली हुई होती हैं। सीरम विल बी द आंसर। आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड इन फीटस। अभी जो बच्चा बर्थ नहीं हुई जिसकी, उसके अंदर आरबीसी कहाँ पैदा होते हैं? तो बच्चों 7 मंथ्स तक उसके आरबीसी लीवर में पैदा होते हैं, लीवर के अंदर। एग्जैक्ट नहीं है डेट, आगे पीछे भी हो सकती है, मैंने वैसे बताया। सो लीवर में पैदा होते हैं, लेकिन जो पैदा हो जाता है उसके बाद उसके रेड ब्लड सेल बोन मैरो में पैदा होते हैं, ठीक है? सो लीवर में पैदा होते हैं, ठीक है बच्चों? एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली प्रोड्यूस फ्रॉम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर ये एक बीटा सेल है, ठीक है, ये क्या है जी? बीटा, इससे एंटीबॉडीज नहीं बनती, ये डिवाइड होकर प्लाज्मा क्लोन सेल बनाता है, प्लाज्मा क्लोन, क्योंकि एंटीबॉडीज बहुत ज़्यादा चाहिए होती हैं। अकेला सेल कितनी एंटीबॉडीज बना लेगा? ऐसा करें कि इसके क्लोन्स बना लें, बहुत सारे सेल्स जो बीटा सेल्स के क्लोन्स होंगे वो फिर एंटीबॉडीज लिबरेट करेंगे डायरेक्टली। इनडायरेक्टली ये बीटा लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स नहीं बनाई हैं, इनडायरेक्टली, क्योंकि स्टार्टिंग यहीं से हुई, लेकिन डायरेक्टली किसने बनाई हैं? प्लाज्मा क्लोन सेल्स ने। इनडायरेक्टली बी सेल्स ने, ओरिजिन उनका बी सेल है, क्योंकि प्लाज्मा क्लोन सेल बी सेल से पैदा हुआ है। सो इसलिए आंसर क्या है? यहाँ पे आंसर है प्लाज्मा क्लोन सेल। जिन बच्चों ने बी सेल लगाया वो गलत है, प्लाज्मा सेल नहीं कहना, प्लाज्मा क्लोन सेल कहना। वॉल ऑफ द आर्टरीज आर थिकन्ड एंड हार्डन्ड, हाँ जी, थिक और हार्ड किस में होती हैं? आर्ट्रियोसेक्लोरोसिस में। आर्ट्रियो मीन आर्टरी, सेक्लोरोसिस मीन हार्ड हो जाना। सेक्लोरोसिस का लफ्जी मतलब ही यही है, हार्ड हो जाना, ठीक है? क्या हो जाना बच्चों? हार्ड हो जाना। उसके अलावा एथीरोमा, वो प्लेग का जम जाना, अंदर डिपोजिशन हो जाना। एथीरोमा और सेक्लोरोसिस इकट्ठी हो जाए तो फिर एथीरोसेक्लोरोसिस हो जाती है। थ्रोम्बोसिस होता है थ्रोम्बस बनना, ब्लड क्लॉट बन जाना। जब प्लेग बनता है ना, तो प्लेग से ब्लड फ्लो के आगे रुकावट आ जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे एक प्लेग जम गया, प्लेग, ये प्लेग है, फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल का प्लेग है, दिस वन इज द प्लेग। अब इस प्लेग का नुकसान क्या होगा? ये कि यहाँ पे प्लेग है, सपोज इधर से ब्लड फ्लो कर रहा है, जो ब्लड का सेल इधर टकराएगा वो यहीं रुक जाएगा, मजीद सेल टकराएंगे, मजीद सेल टकराएंगे, जितने सेल यहाँ टकराते चले जाएंगे ये ढेरी बनती चली जाएगी। ये जो ढेरी है, दिस ढेरी इज कॉल्ड थ्रोम्बस। ये एक्चुअली ब्लड क्लॉट है, इसके अंदर ब्लड के सेल्स हैं, ये क्लॉट है ब्लड का। सो मुझे बताओ, प्लेग से थ्रोम्बस बना कि थ्रोम्बस से प्लेग बना? हाँ जी, कुछ सेल्स यहाँ से गुजर भी जाएंगे, ठीक है, कुछ गुजर भी जाएंगे, लेकिन जब ये बढ़ता चला जाएगा तो ये इस पूरे को ब्लॉक भी कर सकता है। सो ये थ्रोम्बस है। बुक की लाइन कुछ और कह रही है,
बेटे बुक की लाइन में लिखा हुआ है नैरोइंग, नैरोइंग, बुक की लाइन कमेंट करें। मैंने स्टेटमेंट में नैरो नहीं दिया, नैरो डिपोजिशन से होती है चीज। जब ये चीज डिपॉजिट होगी ना तो अंदर से जगह नैरो हो जाएगी। मैंने नैरो नहीं लिखा, मैंने यहीं पे तो घुमाया है, मैंने नहीं लिखा कहीं पे, मैंने नैरो लिखा है? मैंने नैरो नहीं लिखा। सो मैंने लिखा हार्डनिंग एंड थिकनिंग। थिक वॉल्स हो जाती हैं और हार्ड हो जाती है, मीन इलास्टिसिटी खत्म होना। प्लेग से थ्रोम्बस बना, वेरी गुड। बेटे बुक की लाइन में नैरो लिखा है, मैंने कहीं पे नैरो लिखा है या नहीं, मुझे ये बताएं। क्या मेरी स्टेटमेंट में नैरोइंग था? सो समझ लें अच्छी तरह, आप लोगों के कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर करने पड़ते हैं, हालांकि आप एंट्री टेस्ट पढ़ रहे हैं। एथीरोसेक्लेरोसिस में ये जो एथीरो है ना, एथीरो, ये नैरो के लिए है, डिपॉजिट होने के बाद जो जगह नैरो होती है। ये है हार्डनिंग, सख्त मोटी हो जाएगी। सो मैंने तो नैरोइंग कहीं नहीं लिखा, प्रैंक हो गया कि नहीं? व्हेन प्लेग मूव फ्रॉम, बेटे प्लेग कहीं नहीं जाता, थ्रोम्बस मूव करता है। व्हेन प्लेग मूव्स फ्रॉम, बेटे क्या आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स का अल्लाह ही मालिक है। प्लेग बना है कोलेस्ट्रॉल से और थ्रोम्बस बना है ब्लड के सेल से। प्लेग कहीं नहीं जाएगा अपनी जगह से, थ्रोम्बस मूव करेगा कहीं पे, तो इसको एम्बोलस कहेंगे। प्लेग बना कोलेस्ट्रॉल, किसी केमिकल की वजह से प्लेग बन गया, डिपॉजिट होने की वजह से। थ्रोम्बस उसके ब्लड सेल्स के जब टकराव होता है, उनको जगह नहीं मिलती, तो ब्लड क्लॉट थ्रोम्बस है। थ्रोम्बस इज ओनली ब्लड क्लॉट। प्लेग में कहीं ब्लड नहीं होता, प्लेग में कोलेस्ट्रॉल होता है, लिपिड्स होते हैं जिनकी डिपोजिशन होती है। थ्रोम्बस और प्लेग में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए तो मैंने बताया आपको कि प्लेग बनने की वजह से थ्रोम्बस बन जाता है। प्लेग खुद थ्रोम्बस नहीं बनता, प्लेग की वजह से उसके पास थ्रोम्बस बन जाता है। प्लेग किस चीज का बना हुआ है? केमिकल्स का, कोलेस्ट्रॉल का, लिपिड का, और थ्रोम्बस ब्लड क्लॉट है, ब्लड का बना हुआ है। ये सेल्स के हैं, ये ब्लड है, यहां तो कहीं सेल नहीं है। हाँ जी बच्चों, तो समझ आ गई आर्ट्रियोसेक्लेरोसिस कैसे है? मैंने कहीं पे नैरोइंग लिखा है या नहीं, यस और नो? क्या मैंने स्टेटमेंट में नैरोइंग लिखा है? जो चीज एथीरोमा को जाहिर करती है नैरोइंग डेपोजिशन, वो तो मैंने खा ली, तो पीछे क्या बची? हार्डनिंग। शाबाश। ले बच्चों अगला एमसीक्यू है, ब्लड माइनस प्लाज्मा। ये तो आसान सही है, ब्लड सेल्स में से जब प्लाज्मा निकल जाता है तो पीछे ब्लड सेल्स बचते हैं। नेक्स्ट है, इन ह्यूमन कौन सी वाली सिस्टेमिक आर्क प्रेजेंट है? ह्यूमन चूंकि बच्चों मैमल है, तो मैमल्स के अंदर लेफ्ट सिस्टेमिक आर्क जो है ना वो मौजूद होती है। ठीक है, चलें बच्चों, ये इसका आंसर है लेफ्ट। इसका आंसर क्या है? लेफ्ट। मैमल्स के अंदर सिर्फ लेफ्ट सिस्टेमिक आर्क मौजूद होती है। ठीक है, लें जी आगे चलें। लेफ्ट आंसर, लेफ्ट। आगे चलें, आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन। आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन इज शोन बाय कौन सी वेव? बेटे आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन का मतलब है आर्ट्रियल सिस्टोल। आर्ट्रियल, तो आर्ट्रियल सिस्टोल लिख लें। आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन का मतलब है आर्ट्रियल सिस्टोल, और इस सिस्टोल को जाहिर करते हैं, इस सिस्टोल को जाहिर करते हैं किसके साथ? पी वेव के साथ। क्यूआरएस क्या होता है? ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल से जस्ट प्रायर आता है। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होने लगता है ना तो सबसे पहले क्यूआरएस वेव है, और जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म हो जाता है, डायस्टोल शुरू होता है, तो टी वेव आती है, टी वेव आती है। ठीक है, नेक्स्ट है, एवरी लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल इज, सबको पता 4 मंथ्स, 4 मंथ्स। ठीक है बेटे, ईसीजी के नीचे जो रेड कलर से लिखा हुआ है ना, मैं चले बना देता हूँ, आप लोग फिर कहेंगे कैसे। इससे पहले कि आप लोग कैसे कहें, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये आप लोगों का ईसीजी का डायग्राम मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ये इस तरह से है, ये पी वेव है, उसके बाद ये वेव आगे बढ़ती है और एक क्यूआरएस वेव आती है।
QRS वेव। Q यहाँ पे है, R यहाँ पे है, S यहाँ पे है। इसके बाद ये दोबारा से थोड़ा सा और इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है और ये T वेव आती है। जितनी वैल्यू ज़्यादा होती है इसका मतलब उतना करंट ज़्यादा से ज़्यादा पास कर रहा है। ये काम होता है आर्ट्रियल सिस्टोल के अंदर, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल में और ये डायस्टोल में। ये बात लिखी भी हुई है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जिस टाइम ECG करते हैं ना, तो जब हमारे आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं ना, तो इतना करंट पास करता है, ये मैक्सिमम जो है ना उसके वोल्टेज आते हैं। वेंट्रिकल सिस्टोल से पहले बहुत तेजी से सिग्नल आता है और ज़्यादा सिग्नल आते हैं, सो यहाँ तक पीक जाती है। इस सिग्नल को रिसीव करने के बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं नीचे वाले, क्योंकि इन्होंने ब्लड ज़्यादा फ्लो करवाना होता है। फिर ये जब ब्लड चला जाता है तो दोबारा से करंट नीचे आ जाता है, करंट की वैल्यू कम हो जाती है। डायस्टोल के वक्त, रिलैक्सेशन के वक्त थोड़ा सा करंट जनरेट होता है, जिसको टी कहते हैं, ठीक है। सो इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सो पी वेव का मतलब है कि इतना करंट, इस वैल्यू का करंट वोल्टेज मिलेगा तो आर्ट्रियल सिस्टोल होगा। यानी आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट तब करेंगे जब ऐसे नोड से इतनी वैल्यू करंट की वोल्टेज की मिलेगी। वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त करेंगे जब इस पीक तक करंट जाएगा, वोल्टेज जाएगा, जस्ट प्रायर टू वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। और डायस्टोल तब होगी जब इतना करंट, ठीक है। 120 डेज को 4 मंथ्स ही कहते हैं, बट ये तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इन सब के सेकंड्स भी याद करने, और याद रखें ऐसे नोड से AV नोड तक करंट को पहुंचने के लिए 0.15 सेकंड लगते हैं। यहाँ से इधर पहुंचने के लिए 0.15 सेकंड। टी वेव डायस्टोल के लिए, डायस्टोल रिलैक्सेशन फेज के लिए। नाइस पफ, ठीक है। ये वोल्टेज शो कर रहा है। सो दिल के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, दिल को धड़कने के लिए वोल्टेज तो चाहिए। अब पंखा अगर वोल्टेज के बगैर नहीं चल सकता तो दिल कैसे चलेगा भाई? दिल के हर स्टेप के लिए करंट चाहिए, किसी को ज्यादा, तो सबसे ज्यादा करंट किसको चाहिए? अब आपसे क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा वोल्टेज किसको चाहिए? सबसे ज्यादा वोल्टेज किसको चाहिए? उस्मान बेटे इररेलेवेंट क्वेश्चन ना करें, लेक्चर हो रहा है। जस्ट कीप क्वाइट एंड आस्क रेलेवेंट क्वेश्चन। जी, QRS को वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन कहेंगे। हाँ जी बताओ, सबसे ज्यादा जो करंट है, वोल्टेज है, वो किसके लिए चाहिए? वेरी गुड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। ये नीचे वाले दोनों इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इनको सबसे ज्यादा करंट चाहिए, इतना वोल्टेज चाहिए। और आपकी बुक में एक वर्ड लिखा है प्रायर। प्रायर का मतलब है पहले, के कॉन्ट्रैक्शन से पहले करंट आएगा, यानी करंट आएगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगी, ड्यूरिंग नहीं। प्रायर, जस्ट प्रायर। प्रायर का मतलब जो है ना वो याद करें बेटे। लेफ्ट वेंट्रिकल नहीं कहना, दोनों वेंट्रिकल इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सो वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सो प्रायर क्यों लिखा है रेड लाइंस के अंदर पढ़ें। प्रायर का मतलब है करंट आएगा तो वो काम करेगा। जैसे ही हम ऑन करते हैं ना, बटन ऑन करते हैं स्विच, तो लाइट चल पड़ती है, ऑन करेंगे तो लाइट चलेगी। इसी तरह ये वोल्टेज इतनी पीक पे जाएगा तो ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और दिल में से ब्लड को पंप करेंगे। नेक्स्ट है मोस्ट थिक वॉल्स आर प्रेजेंट इन। सबसे थिक वॉल्स किसमें प्रेजेंट है? आर्टरीज के अंदर, ठीक है बच्चों, आर्टरीज के अंदर। वेन्स का जो है ना बोर ज्यादा होता है, वॉल्स कम होती हैं, मोटी होती। परसेंटेज ऑफ वाटर इन प्लाज्मा सबको पता है 90%। वॉल्स किसमें होते हैं? पोलराइजेशन में डायस्टोल, यस। उसके बाद वॉल्स किसमें प्रेजेंट होते हैं? वेन्स के अंदर बच्चों, ये आसान सी चीज है। इलियक आर्टरी की एक्सटेंशन क्या है? टांगों में जो फिमोरल आर्टरी टांगों में जाती है, टांगों में फिमोरल आर्टरी है, ठीक है। जी बता दिया मैंने, पोलराइजेशन ही कहेंगे डायस्टोल को। फिमोरल आर्टरी टांगों में जाती है, ठीक है, टांगों में।
उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल का टाइम कितना है 0.3 सेकेंड, 0.3 सेकेंड्स, ठीक है। और पूरी हार्ट बीट का टाइम है 0.8 सेकेंड्स, 0.8 सेकेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टर ऑफ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल इनवॉलंटरी होते हैं, स्ट्रिप्ड भी होते हैं, स्मूथ नहीं होते बेटे, स्मूथ नहीं होते, ठीक है। स्ट्रेटेड और स्ट्रिप्ड का मतलब एक ही है, स्मूथ नहीं होते, सो आंसर है स्मूथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन फैगोसाइटोसिस ऑफ स्मॉल पार्टिकल। मैंने कहा था ना मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स को कंपेयर करना है बेटे। ये 0.8 क्यों लिखा आप लोगों ने? 0.8 के लिए तो पूरा कार्डियक साइकिल है, 0.3 है फॉर वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अच्छा जी, तो मैं बता रहा था स्मॉल पार्टिकल्स को फैगोसाइटोस करते हैं न्यूट्रोफिल, बड़े पार्टिकल्स के लिए मोनोसाइट्स हैं जो फैगोसाइट मैक्रोफेज बनाते हैं। द फॉलोइंग आर द साइट्स ऑफ लिम्फ नोड्स, सारी ऑल। एक्जिला भी है, एक्जिला ये वाली होती है, ग्रोइन आपको बताया था टांगों के स्टार्ट पे होती है और नेक। सर जी किसी बुक में जस्ट 3 था, हैं सर जी किसी बुक में जस्ट 3 था। 3 का मतलब क्या है? 3 नहीं बेटे, 3 पागल है आप। लें जी, न्यूट्रोफिल्स के बाद अगला आंसर क्या बताया मैंने? ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। 0.3 था बेटे, वो 3 नहीं था। उसके बाद है विच द फॉलोइंग कैटलिस्ट कौन है जी ब्लड क्लॉटिंग में? यार आप पागल हैं, 3 कैसे राइट हो सकता है? 3 सेकंड में अगर दिल धड़केगा तो 1 मिनट में कितनी बार धड़केगा? 3 सेकंड में तो बस समझ लें, कॉमन सेंस किया करें, ठीक है। लें बच्चों, कहाँ थे हम? हाँ, प्रोथ्रोम्बिन कैटलिस्ट है। इट इज इन्वॉल्व इन द मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट थाइमस। ये सुन लें, लिम्फोसाइट्स जो होते हैं टी लिम्फोसाइट्स, ये बनकर आते हैं बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो में ये बनते हैं, बोन, सो इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। दे आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, ओरिजिनेट होते हैं बोन मैरो में, और वहाँ से फिर ये ट्रैवल करते हैं, सफ़र करते हैं, हिजरत करके थाइमस में जाते हैं। वहाँ इनके पास वो क्वालिटीज़ आती हैं, वो क्वालिटीज़ आती हैं जिनसे ये सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स कर सकते हैं, किल कर सकते हैं, रिजेक्शन कर सकते हैं। सो वो थाइमस के अंदर ये मैच्योर होता है। इसके अंदर जो इम्यूनिटी वाली पावर है वो थाइमस के अंदर जाके आती है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ब्लड वेसल? आर्टरी हैज ब्रॉड बोर। नहीं बेटे, आर्टरी का बोर कम होता है। बोर मीन अंदर वाला पोर्शन। वेन का बोर बड़ा होता है। वेन हैज नैरो बोर, ये भी गलत है, वेन का बोर बड़ा होता है। आर्टरी हैज मोर थिक वॉल, हाँ ये बात ठीक है। आर्टरी का बोर कम इसीलिए होता है क्योंकि उसकी वॉल थिक होती है, वेन की वॉल कम थिक होती है। लेकिन यहाँ पे आंसर होगा चार्ली, सी ऑप्शन। उसके बाद इट इज ट्रांजिएंट बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ, सबको पता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज द ट्रांजिएंट बिटवीन, मीन उनके इंटरमीडिएट है, उन दोनों के दरमियान में है, ठीक है। हाँ जी बच्चों, डिस्कशन क्लियर, काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आज बच्चों आप लोगों के क्लियर हुए। उम्मीद है आप लोग जो है ना इसकी अच्छी सी रिवीजन करेंगे। बेटे इसी मैंने समझा दिया, ठीक है। आप दोबारा लेक्चर शुरू से सुन लें, ठीक है। ईसीजी में सिर्फ ये देखना है कि आपके दिल के धड़कने के दौरान कितना वोल्टेज पास हो रहा है दिल से, बस ये 30 देखें, ठीक है। कितना वोल्टेज पास हो रहा है। सबसे पहले चलें समझा देते हैं, फिर क्या याद करेंगे। डायस्टोल, सबसे पहले ये डायस्टोल है। डायस्टोल के वक्त कितना वोल्टेज पास होगा? इतना, ये टी वेव डायस्टोल के लिए। फिर ये यहाँ से आगे दोबारा कंटिन्यू होगी, ठीक है। बाद इधर, ठीक है। वेन में वॉल इसलिए होते हैं बेटे क्योंकि वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वेन से वापस जो है ना ब्लड आ गया तो वो मिक्स हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड के साथ, इसलिए जो है ना वो वेन में वॉल होते हैं। सर सिस्टोल और डायस्टोल कंफ्यूज में बेटे, आपने लेक्चर नहीं लिए सारे। डायस्टोल में ब्लड पंप नहीं होता, डायस्टोल में ब्लड से दिल भर जाता है,
ब्लड सारा दिल में आ जाता है और सिस्टोल में ब्लड पंप होता है, इतनी सी बात है। नहीं बेटे आर्टरीज में नहीं होते, क्योंकि आर्टरीज की डायरेक्शन ही हार्ट में होती है, आर्टरीज की डायरेक्शन होती ही टुवर्ड्स हार्ट है, डायरेक्शन की बात है ना। आर्टरीज की डायरेक्शन होती है सॉरी अवे फ्रॉम दी हार्ट, अवे फ्रॉम दी हार्ट होती है, उनके पीछे दिल की फोर्स होती है, पंपिंग होती है। ध्यान से ये सुन लें कि आर्टरीज में वॉल क्यों नहीं होती, पंप जब कर दिया ना दिल ने, सो उनके पीछे दिल से आने वाली पंपिंग का फोर्स है, वो पीछे नहीं जाते आमतौर पर, ठीक है जी, ब्लड मिक्सिंग से बचाते हैं। चलें बेटे बाकी स्कोप से बाहर आप लोग ना जाएं, जितनी बुक में चीज़ें लिखी हैं वो सॉल्व कर लें, हम इंशाल्लाह मिलेंगे कल। आज का टॉपिक सिलेबस इम्यूनिटी प्लस लिम्फेटिक सिस्टम है, इसको याद कर लें। टाइम इज़ ओवर और मुझे भूख भी बड़ी लगी हुई है, बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह फिर किसी दिन बताऊंगा आपको, ठीक है। इतना काफ़ी है, बाकी जो आप लोग अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना ये आपके स्कोप से बाहर हैं, ठीक है बच्चों जी। बुक में 0 बेटे वो बुक में जो 0.2 सेकंड लिखे हैं ना वो वेव्स के लिखे हुए हैं, वोल्टेज के लिखे हुए हैं, ठीक है, सिस्टोल डायस्टोल के नहीं लिखे हुए। डोंट मिक्स देम विद द सिस्टोल एंड डायस्टोल, मैंने बताया वो ठीक है। ये जो बुक में लिखे हैं ये इस वेव के लिए कि कितनी देर के लिए करंट आ रहा है। सिस्टोल, आर्ट्रियल सिस्टोल, बहुत लकीर के फ़कीर लोग हैं यार आप लोग, बात ही नहीं मानते हैं ना सुनते हैं। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, कुछ कॉमन सेंस भी होनी चाहिए, यह मैं आपको बच्चों की तरह लिखवा रहा हूँ और आप एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट्स हैं। और डायस्टोल जो है वो दोनों का इकट्ठा होता है, वो 0.4 है, लिख लो। वो वैल्यूज करंट की दी हुई हैं, कितनी देर के लिए करंट आएगा, ठीक है। चले मिलते हैं बच्चों कल तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।